So once again, good morning to all the students of class 8 of Pride India Central School and all the students worldwide. I would just like to say you that kindly be at home, be safe, take care of your family and also maintain cleanliness in and around you. And point number 2, I want to say this very much important point which I have been seeing all these days is that kindly do not allow or educate the person to not use the national flag on their bikes and cars because they are not authorized to do so. According to law of the emblem or the law of the anthem, you cannot use the flag, or a common person cannot use the flag on his car, on his bike, on his chest, on his shoulders, on his head. All these things he cannot do. कोई भी एक आम इंसान जो है देश के तिरंगे झंडे को ऐसे नहीं लगा सकता है ना। वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी कार में हमारे भारत का झंडा लग सकता है, लेकिन ऐसे कोई ऐसे इंसान ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं लगा सकता। उसे आपको ये सभी लोगों को एजुकेट करना और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि लोगों को समझ में आए कि नहीं हम सरासर गलत कर रहे हैं। मैं जब भी जहाँ भी जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ लोग बाइक पे लगा रहे हैं, कार पे लगा रहे हैं भारत का फ्लैग। नहीं, इससे आप बहुत बड़े पैट्रियोटिक नहीं बनते हैं, इससे आप बहुत बड़े देश के भक्त नहीं बनते हैं, इससे आप सरासर देश का नाम खराब कर रहे हैं। आप देश के झंडे का पूरा अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से कोई अपने माता पिता का अपमान करता है, उससे भी बड़ा अपमान आप इस देश के झंडे का कर रहे हैं। आपने कभी देखा है किसी नेता को झंडे में जब वो मर जाते हैं तो उस झंडे में लपेट के लाया जाता है? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। लेकिन जब कोई देश का जवान मरता है, जब देश के लिए शहीद होता है बॉर्डर पे लड़ते हुए, तो उसे तिरंगे में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मातृभूमि के लिए, अपनी जननी के लिए, अपने माता के लिए, जो माता उसकी खुद की माता से बढ़ के माता है, उसके लिए जो है उसने अपना जीवन निछावर किया। इस पूरे देशवासियों के लिए उसने अपना जीवन जो है जीवन का बलिदान दिया है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप लोगों को एजुकेट कीजिए, ये बताइए कि आप जो है नेशनल फ्लैग जो है जो हमारा नेशनल झंडा है हमारा देश का, उसको जो है आप अपने मोटर बाइक पे, अपने छाती पे, अपने पैंट में, अपने शर्ट में, अपने माथे पे नहीं लगा सकते हैं। ये सरासर गलत है और ये सरासर अपमान है, तौहीन है हमारी मातृभूमि की और हमारे झंडा का ये तौहीन है। बहुत लोग क्या करते हैं, झंडा उल्टा लगा देते हैं, हरा रंग ऊपर हो जाता है नीचे की बजाय। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इसे इतना फैलाइए और लोगों को ये बताइए कि क्यों झंडा लगाना गलत है। झंडा लगाने से आप बहुत बड़े देशभक्त नहीं होते हैं। जिस तरह से जय सिया राम कहने से आप सबसे बड़े हिंदू नहीं होते हैं, उस तरह से झंडा लगाने से ही आप सबसे बड़े भक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं द राइटर्स टेबल जो चैप्टर नंबर 3 है ना। ऑल द चिल्ड्रंस हैव अ हिडन टैलेंट, इट कैन बी सीन इन देयर टॉकिंग, वॉकिंग और इन अदर एक्टिविटीज़। ये कह रहा है कि हर बच्चों के पास एक अपना टैलेंट होता है, एक अपना अलग सा उसके पास कुछ होता है जो हर बच्चे में अलग होता है। हो सकता है कोई बच्चा जो है खेल कूद में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है कोई बच्चे को कुकिंग पसंद हो सकता है किसी बच्चे को एक्टिंग पसंद हो। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के आपके केस में देखा कि वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और उन्होंने 3rd ईयर इंजीनियरिंग में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और वो एक्टिंग में चले गए, वो डांस में चले गए। वो पहले एज अ बैक स्टेज डांसर थे, मतलब जैसे कि हीरो सब डांस करते हैं, ये सब सलमान खान ये लोग डांस करते हैं तो उनके पीछे वो डांस किया करते थे और फिर धीरे धीरे मेहनत करके जो है वो हीरो बने। तो उनकी उसमें रुचि थी। एक बार उन्होंने ऐसा बताया कि एक बार उन्होंने अपने कॉलेज में कॉल किया और उन्होंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर मेरी एक दरख्वास्त है। तो सर ने उनसे पूछा कि क्या बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर क्या मुझे मेरी डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल सकती है क्या? तो ऑब्वियस से वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग जो है अपनी 3rd ईयर में ही छोड़ दी थी, है ना। तो हर बच्चे को जो है अपना अपना एक पैशन होता है, अपना अपना एक एस्पिरेशन होता है कि कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का हर बच्चे में एक होता है। बेसिकली अमूमन क्या होता है कि माँ बाप अपना सपना अपने बच्चे पे थोपते हैं। अगर किसी के माँ बाप डॉक्टर बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए तो बोलते हैं कि नहीं हमारा बेटा बनेगा डॉक्टर या हमारी बेटी बनेगी डॉक्टर। कोई माँ बाप, बिहार में ज़्यादा ये चलन है कि बच्चा पैदा ही होता है और कहता है कि बच्चा क्या बनेगा, बच्चा तो कलेक्टर ही बनेगा, है ना। क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि कलेक्टर हम नहीं बन पाए, कलेक्टर जो है बहुत अच्छा लगता है, बैठा हुआ है वहाँ पे सबको आदेश दे रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ क्योंकि हम कलेक्टर नहीं बन पाए तो अब हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा। वो कभी बच्चा से ये नहीं पूछते हैं कि बाकी बेटा या बेटी या बच्चा आप क्या बनना चाहते हो जीवन में, आप क्या करना चाहते हो, आपकी किस तरफ रुझान है, क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या आप पायलट बनना चाहते हो या फिर क्या आप कुछ और बनना चाहते हो। क्यों, आप फार्मर भी बन सकते हो, आप फार्मिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे
न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स थे जो बहुत पैसा कमाते हैं, है ना। आप म्यूजिशियन बन सकते हो, आप एक्टर बन सकते हो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आप फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन नहीं, हमारे बेसिकली हमारे देश में 2 ही 3 चीज़ है, एक डॉक्टर या तो इंजीनियर या तो कलेक्टर। अगर ये 3 चीज़ नहीं बना तो वो बच्चा बेकार है ना, उसे बेकार माना जाता है। ये तो मतलब समझ लीजिए कि ये बीमारी वाली मानसिकता है जो लोगों के अंदर है, ठीक है। नाउ आई वॉज गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार स्कूल जा रही थी या जा रहा था। आई वॉन्टेड टू रीड एंड राइट, मैं पढ़ना और लिखना चाहता था। बट आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू द स्कूल, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। मतलब मैं पहली बार स्कूल जा रहा था, मैं पढ़ना और लिखना भी चाहता था, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। Someone had told me tales of what went on at school, किसी ने उससे बताया था। Someone had told me tales मतलब एक तरह का कहानी, एक तरह का जो छोटा सा कहानी, जो कुछ होता है, जो घटना होती है वो बताया जाता है। तो someone has told me about the tales what went on to school, स्कूल में क्या क्या हुआ करता था, उसे बच्चे, दूसरे बच्चे जो है बताया करते थे। They must have frightened me, वो लोग उसे क्या किए, डरा दिए। फ्राइटेंड मतलब डराना, फ्राइटेंड मतलब डरा देना। वो लोग उसे कहानी सुना के स्कूल के डरा दिया करते थे। At the end of the lane was the schoolyard with the school house in the middle, और उसके घर के अंत में जहाँ पे जो है रोड खत्म होती थी वहीं पे स्कूल यार्ड था, वहीं पे स्कूल था, है ना। विद द स्कूल हाउस इन द मिडिल, और बहुत बड़ा यार्ड था, बहुत बड़ा जमीन था और बीच में स्कूल का बिल्डिंग हुआ करता था। द स्कूल हाउस वॉज व्हाइट विद अ रेड ब्रिक चिमनी, स्कूल हाउस कैसा था, वो उजले रंग का था और उसमें लाल रंग की ब्रिक्स थी। उजले रंग का था और उसमें लाल रंग की ब्रिक्स थी। इट हैड ओनली वन रूम, और उसमें सिर्फ एक रूम हुआ करता था। द ब्लैक बोर्ड वॉज अप इन द फ्रंट अलॉन्ग विद द टीचर्स डेस्क एंड द लाइब्रेरी, और सामने क्या, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हमने पढ़ाई की है अपने स्कूल में, तो देयर वाज नथिंग लाइक ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। दिस इज द व्हाइट बोर्ड, बिहाइंड ऑफ दिस इज द ग्रीन बोर्ड, है ना। तो इसके पीछे ग्रीन बोर्ड है, वेयर यू कैन राइट विद द चॉक, जहाँ पे आप चॉक से लिख सकते हैं, है ना। और ये जो है व्हाइट बोर्ड है जहाँ हम मार्कर्स लिखते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में पूरा बोर्ड ही ब्लैक होता था, और जैसे इसको हम निकाल के कहीं और ले जा सकते हैं, उसे हम निकाल नहीं सकते थे, दैट वाज फिक्स्ड, है ना। तो क्या, द ब्लैक बोर्ड वाज अप इन द फ्रंट, आगे में ब्लैक बोर्ड था, along with the teacher's desk and the library, और सामने टीचर का एक डेस्क हुआ करता था और लाइब्रेरी हुआ करता था। The library was a tall green cupboard with a door, और लाइब्रेरी क्या था, एक बहुत बड़ा कबोर्ड था। कबोर्ड मतलब अलमीरा था बहुत बड़ा उसमें, और दरवाजे लगे हुए थे। डोर मतलब उसमें दरवाजे लगे हुए थे। There were rows of seats and desks for the boys and the girls, और फिर बच्चों को बैठने के लिए, लड़कों को और लड़कियों को बैठने के लिए क्या डेस्क और बेंचेस थे, जो अमूमन आपके स्कूल में भी यहाँ पे है ना। हर स्कूल में अमूमन वैसा ही होता है कि बच्चों को बैठने के लिए डेस्क और बेंचेस होते हैं। मैं बिहार सरकार स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन बल्कि हर नॉर्मल स्कूल में वैसा ही होता है कि बच्चों को बैठने के लिए डेस्क और बेंचेस होते हैं। इन द बैक ऑफ द रूम वॉज अ बिग आयरन स्टोव, और जो रूम के सबसे पिछले जगह पे, बैक ऑफ द रूम मतलब रूम के कोने में, इन द बैक ऑफ द रूम देयर वाज अ बिग आयरन स्टोव, एक स्टोव था, है ना, जिसमें आप हवा भरते हैं और आग जलाते हैं, वो स्टोव रखा हुआ था। When we were called up for our first class, we sat on a long bench in front of the teacher's desk. When we were called up for our first class, जब हमें पहली बार क्लास के लिए बुलाया गया तो क्या हुआ, we sat on a long bench, हमने लंबे बेंच पे हम बैठे, in front of the teacher's desk, टीचर का यहाँ पे डेस्क रखा हुआ है और सामने बेंचेस लगे हुए हैं, हम वहाँ पे बैठे हुए थे। The teacher asked a question, और तभी जो टीचर हैं उन्होंने, शिक्षक ने एक सवाल पूछा, What would we buy if we had $100? अगर हमारे पास $100 हैं, $100 को हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे रुपया को हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज रुपीज और दिस इज डॉलर। ये चलता है इंडिया में, ये चलता है अमेरिका में, एंड दिस $1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 70 रुपीज, है ना। $1 में करीब 70 रुपए होता है। ये बढ़ता या घटता रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, है ना। अकॉर्डिंग टू द मार्केट जो है ये बढ़ता या घटता रहता है। अगर मार्केट शेयर बाजार ऊपर गया तो ये बढ़ेगा, नीचे गया तो ये घटेगा। तो जैसे ही
ये शेयर बाजार के ऊपर, मार्केट के ऊपर घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अमूमन आप इसे समझ लीजिए कि $1 अगर आप अमेरिका में जाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप अमेरिका में जाएंगे और वहां से आप वहां का ₹1, वहां का ₹1 मतलब वहां का $1, अगर आप वो वहां से लाएंगे और भारत में देंगे तो उस $1 के बदले में जो वहां का ₹1 के करीब उसे कहेंगे, तो जो उस $1 के बदले में आपको यहाँ क्या देगा, आपको यहाँ ₹70 देंगे। तो अमेरिका में जो है करीब एक बर्गर, अगर आप पटना वटना जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक बर्गर जो हमारे यहाँ करीब 35 से 45 रुपए के बीच में मिलता है एक बर्गर, वो अमेरिका में जो है एक बर्गर कितने डॉलर मिलता है, $2 में आपको मिलेगा। वो एक बर्गर जो है अमेरिका में $2 करीब 140 रुपए के करीब, वो इंडियन करेंसी में क्या हो जाएगा, 140 रुपए के करीब हो जाएगा, वो आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप डॉलर का मतलब यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। What would we buy if we had $100? I have forgotten what Lawrence and Horald answered. तो उन्होंने बोला टीचर ने कि I have forgotten what Lawrence and Horald had answered. मैं भूल चुका हूँ कि क्या लॉरेंस और होलैंड ने जवाब दिया था। Leonard said that he would buy a horse. लियोनार्ड एक बच्चा था, उसने कहा कि मैं तो एक घोड़ा खरीदूंगा। I will buy a horse. That was a good answer for a farm boy. और क्योंकि उसके पिता जो है एक फार्मर थे, फार्मिंग करते थे, तो that was a good answer from a farm boy, मतलब उसे मैम ने कहा कि ये अच्छा जवाब है किसके द्वारा, एक ऐसे बच्चे के द्वारा जिसके पिताजी फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये उसके तौर तरीके से, उसके रहन सहन से ये जवाब जो है अच्छा है। I said would you buy a table? I said I would buy a table. तो तभी टीचर ने बोला कि मैं तो एक टेबल खरीदती उस पैसे से। The older boys and girls had been listening. They all laughed at my answer. और तभी जो है सॉरी, ये टीचर ने नहीं कहा, ये किसी और बच्चे ने कहा कि I said I would buy a table, कि मैं एक टेबल खरीदूंगा। तो तभी जो दूसरे बच्चे थे वहाँ पे, लड़के और लड़कियाँ जो है, वो क्या, मेरे जो आंसर है, जो मैंने जवाब दिया, उसको सुन के जो है सब लोग हंसने लगे, है ना। हैड बीन लिसनिंग मतलब सुनना, दे ऑल लाफ्ड एट माई आंसर, लाफ मतलब हंसना, तो वो सब लोग मेरे जवाब पे जो है हंसने लगे। द टीचर सेड व्हाई वुड यू बाई अ टेबल? तो टीचर ने पूछा कि आप टेबल क्यों खरीदेंगे, है ना, क्यों आप टेबल खरीदना चाहते हैं। द टीचर सेड व्हाई वुड यू बाई अ टेबल? आई सेड डिडंट नो। तो उसने बोला मुझे नहीं पता मैम, लेकिन मेरे जहन में आया, मेरे मन में आया, तो मैंने कहा कि मैं एक टेबल खरीदूंगा। ऑन द प्ले ग्राउंड गर्ल्स एंड बॉयज सेड अ टेबल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ योर टेबल? और तब जब वो प्ले ग्राउंड में गए, जब वो खेलने कूदने गए, तो सब लोग उसे क्या, एक तरह से उसे चिढ़ाने लगे, उसके साथ मिमिक करने लगे, उसे कहने लगे अ टेबल, है ना, मतलब एक टेबल, तुम उस टेबल के साथ क्या करोगे, उसे एक राइम्स की तरह उसे बोलने लगे, एक टेबल, तुम इस टेबल के साथ क्या करोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंड आई न्यू आई मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेइंग स्टूपिड थिंग्स। और उसने बोला कि मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे जो है चिड़चिड़ा नहीं होना है, गुस्सैल नहीं होना है, और यहाँ पे जो है मुझे उनकी बातों का जो है जवाब, फालतू के जवाब नहीं देने। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो फालतू की चीज़ों पर जवाब नहीं देता है। आपने कई बार देखा होगा जो उड़न टाइप के लोग होते हैं, वो क्या बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, और जो समझदार बंदा होता है, वो चुपचाप बंदा या बंदी होता है, वो चुपचाप सुनता रहता है और सुन के जो है उसे छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि इसके साथ जितना बहस करूँगा ये उतना ही अंदर घुसेगा और ये उतना ही वाहियात सी बातें करेगा। तो इससे अच्छा है कि अपने एनर्जी को हम सेव करें और इस बुड़बक के साथ हम ना लगे। सो स्टिल आई लाइक द स्कूल। आई वॉज सरप्राइज्ड एट how much I liked it, although I was sometimes feeling sorry that my dog couldn't be there, है ना। लेकिन उसने बोला ये सब होने के बावजूद भी मुझे जो है स्कूल बहुत पसंद था। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे आंसर पे सब बच्चे लोग हंसने लगे, उसके बावजूद भी, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, उसके बावजूद भी जो है मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं अपने कुत्ते को, अपने डॉग को जो है यहाँ स्कूल में नहीं ला सकता हूँ। एवरी डे ही स्टार्टेड ऑफ
विथ मी, हर रोज़ वो मेरे साथ ही सुबह उठता था और मेरे साथ ही वो अपना दिन की शुरुआत वो करता था। हर रोज़ वो मेरे साथ उठ के सुबह में मेरे साथ ही अपने दिन की शुरुआत करता था। एवरी डे आई हैड टू सेंड हिम बैक, और हर रोज़ मुझे उसे वापस भेजना पड़ता था। इन द फर्स्ट ग्रेड वी हैड स्पेलिंग, नंबर्स, रीडिंग्स और राइटिंग्स। इन द फर्स्ट ग्रेड, जब मैं पहली क्लास में था तो मेरे पास क्या क्या था? मेरे पास स्पेलिंग्स याद करने को थे, अंग्रेजी के, इंग्लिश के, नंबर्स याद करने को थे, रीडिंग और राइटिंग पढ़ने को था, लिखने को था। आई वॉज स्लो एट नंबर्स एंड बेटर एट स्पेलिंग्स। इसका कहने का मतलब है कि मैं अंग्रेजी में थोड़ा अच्छा था, स्पेलिंग्स में मैं थोड़ा अच्छा था, और नंबर्स में मतलब मैथमेटिक्स में थोड़ा ख़राब था। अमूमन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बच्चे जो क्या होते हैं, अमूमन मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, अमूमन अंग्रेजी में ख़राब होते हैं, स्पेलिंग्स में ख़राब होते हैं, लेकिन वो इसका उल्टा था। व्हाट आई रियली लाइक वेयर रीडिंग एंड राइटिंग। जो मुझे बहुत पसंद आता था वो लिखना और पढ़ना। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। मुझे लिखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। आई वॉन्टेड टू लर्न न्यू वर्ड्स। मैं हमेशा से नए नए शब्दों को पढ़ना चाहता था। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एक क्लास ले रहा हूँ लर्न इंग्लिश इन 7 डेज। वहाँ पे क्या मैं आपको हर रोज़ नए नए शब्द बताता हूँ, नई नई चीज़ें बताता हूँ। तो इस बंदे की जो है, ये जो बच्चा है, इसका यही कैरेक्टरिस्टिक था कि हर रोज़ कुछ नया नया चीज़ पढ़ना और लिखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू राइट देम एंड पुट देम टुगेदर टू सी व्हाट आई कुड मेक देम से, है ना। और ये हमेशा सोचता था कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, नए नए शब्दों को सीख के मैं उसे एक साथ लिखना चाहता हूँ, ताकि मैं देखूँ कि वो क्या भाव व्यक्त करते हैं ना। मैं उस नए नई चीज़ों को सीखूंगा, नए नई चीज़ों को पढ़ूंगा और फिर उसे एक जगह पे लिखूंगा, उसे एक साथ लिखूंगा और फिर मैं देखूंगा कि वो क्या नया भाव मुझे देते हैं, क्या नया भाव मुझे व्यक्त करते हैं। आई वॉन्टेड टू राइट देम एंड पुट देम टुगेदर टू सी व्हाट आई वुड मेक देम से। वुड राइट एप्पल, आई वुड बी एन एप्पल, इट वुड बी एन एप्पल और दी एप्पल, है ना। इट वुड बी ऑन अ ट्री और इन अ डिश, है ना। तो अगर उसने एप्पल लिखा तो फिर वो सोचता था क्या ये एप्पल कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या ये पौधे पे हो सकता है, तो सो द एप्पल वुड बी ऑन द ट्रीज, और ये डिश के अंदर हो सकता है, ये बाउल के अंदर हो सकता है, ये बर्तन के अंदर हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। तो क्या करता था, वो शब्दों को फिर जोड़ना शुरू करता था। यही तरीका है अंग्रेजी सीखने का, इंग्लिश को सीखने का। ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप चीज़ों को पढ़ें, शब्दों को समझें, शब्दों का ध्यान रखें और फिर उन शब्दों को आप लिखें और जोड़ना शुरू करें। फिर आपको जो है धीरे धीरे अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगा, है ना। इट वुड बी ऑन अ ट्री और इन अ डिश, इट कुड बी ग्रीन, येलो और ब्राउन। और वो किसी भी रंग का हो सकता था, या तो वो ग्रीन हरा हो सकता था, या तो वो रेड मतलब लाल हो सकता था, या तो वो ब्राउन मतलब भूरा हो सकता था। वर्ड्स वेर वंडरफुल, वर्ड्स जो है बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो आप शब्द बोलते हैं ना, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो आप भाषा बोलते हैं, जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। शब्द ही जो है वो शब्द के हेर फेर से ना आप किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं। शब्दों का हेर फेर बहुत ही बड़ा ये चीज़ होता है, जो हर किसी को नहीं आता है शब्दों का हेर फेर करना, है ना। बाई राइटिंग देम एंड पुटिंग देम टुगेदर आई कुड मेक देम से, है ना। और वो ये बोलता था कि मैं अगर उसे लिखूंगा, लिख के अगर मैं उसे रखूंगा, सो बाई राइटिंग देम एंड पुटिंग देम, तो अगर मैं उसे लिखूंगा और फिर उसे साथ में जोड़ूंगा तो आई कुड मेक देम से, और फिर वो अपनी बातें बोलेंगे। जैसे मुझे आपको बोलना है कि वेयर आर यू गोइंग, है ना। इसका मतलब मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया है, वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने क्या, इससे मैंने क्या एक भाव व्यक्त किया, एक मैंने अपना विचार व्यक्त किया, आपसे एक सवाल की तरह एक विचार पूछा, आपसे एक सवाल की तरह एक चीज़ पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इससे क्या हुआ, इससे वो शब्द खुद ही बोलने लगा। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ये क्या है, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है। ये अपने आप में आपसे कुछ पूछ रहा है और ये आपसे कुछ जानना चाहता है। ये चीज जो है अपने आप में आपसे कुछ पूछ रहा है और ये आपसे कुछ जानना चाहता है। तो वो इस तरह से चीज़ों को सोचता था, बहुत ही वैज्ञानिक की तरह से चीज़ों को सोचता था, बहुत ही साइंटिफिक तरह से वो चीज़ों को सोचता था। वट एवर आई वॉन्टेड देम टू से इट वॉज अ काइंड ऑफ मैजिक। और वो जो कहना चाहता था उसे वो एक तरह का क्या लगता था, उसे वो एक तरह का बहुत ही मैजिक, एक तरह का बहुत ही रोचक चीज़ उसे लगता था, एक तरह का चमत्कार उसे लगता था कि मैंने कुछ लिखा है और वो चीज़ जो है वो इंसान को कुछ बोल रहा है, या उससे कुछ जवाब मांग रहा है, या उसे कुछ वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हमने इंग्लिश में जो है 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और दिस इज द 3rd चैप्टर विच वी आर गोइंग थ्रू, है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, maintain cleanliness in and around your house, and wherever you see, you please educate the people to maintain cleanliness. And I think for today this much is enough. You kindly go through the book, आप बुक खोलें, बुक को पढ़ें, और जिन्होंने बुक नहीं लिया बुक ले लें, क्योंकि बहुत ही जल्द स्कूल भी खुलेगा, तो बुक को खोलें, बुक को पढ़ें। मैंने आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें समझाई है, एक एक शब्द का मतलब आपको समझाया है। जो शब्द आपको भारी लगे आप उस शब्द को जो क्या करें, एक नोटबुक मेंटेन करें। जो भी मैंने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ाया है उसे पूरे नोटबुक में मेंटेन करें, अच्छे से नोटबुक में लिखें, और क्वेश्चन आंसर्स भी उसका मेंटेन करें। और जो भी शब्द आपको भारी लगता है उसे आप अलग से लिख के रखें, और उसे बार बार आप स्मरण करते रहें, बार बार उसे पढ़ते रहें। और किसी भी शब्द का अगर आपको मतलब समझ में ना आए तो आप बेझिझक स्कूल के स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर डाल सकते हैं, बेझिझक कभी भी आप उसे सुन सकते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच। आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन and I have been taking your class on behalf of Pride India Central School, Rajgam Khagariya, one of the best schools in the district. We don't only say, we deliver. हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने करके दिखाया है और हम आगे भी करके दिखाते रहेंगे। So till then, thank you to all the students for listening to me patiently, and to all the guardians of all the students. Thank you so much. Stay home, be blessed. We'll very soon meet in our next class. Thank you so much.